कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ गए हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मनोज कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, मेट्राइस के डायरेक्टर है। मनोज जी बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। मोदी वर्सेस राहुल, कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये सर कि तो राहुल जी ने अभी एक लंबा सा पोस्ट किया है, वो मैं पढ़ के बताता हूँ। बात हम ये करने वाले थे तो अभी आ गया, अच्छा ही हुआ उन्होंने ये बात अभी लिख दी। थोड़ा हाइंडसाइट में जब देखते हैं, जब कोई बहुत हाई डेसिबल नॉइज़ वाला पीरियड चल रहा होता है जिसमें बहुत उठापटक हो रही होती है, तो उस वक्त नहीं समझ में आता कि भाई ये कितना लंबा चलेगा। उस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा लग रहा होता है, लेकिन जब गुजर जाता है वक्त, थोड़ा पीछे देखें तो लगता है कि क्या अच्छा ये ठीक ठाक मैनेज कर लिया गया, इसका किससे कितना नुकसान हुआ, किसको हुआ, किसने इसका फ़ायदा उठाया, तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये जो खास तौर पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए गुजरा 8-6 हफ्ते थे, बल्कि और ज़्यादा, उसको गुजरे हुए अब उसके बाद आप देखें तो 15 अगस्त आया, कुछ घोषणाएं हुई, पार्टी बीजेपी ने अपनी नई टीम बना ली है। अब केंद्र में भी बदलाव हो जाएंगे, सरकार में कुछ दिनों के अंदर होने ही हैं। आज कुछ चुनावी राज्यों के प्रभारी वगैरह भी नियुक्त कर दिए हैं, तो बीजेपी आगे बढ़ गई है। कहने का मतलब ये, कुछ और बड़ी चर्चाएं सुन रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए सरकार कोई बड़ी स्कीम्स वगैरह लॉन्च कर सकती है अक्टूबर के महीने में, कुछ कोचिंग वगैरह से रिलेटेड, फ्री कोचिंग वगैरह से रिलेटेड। तो क्या नरेंद्र मोदी ने अपना वो जो मुश्किल वक्त था उसको ठीक तरीके से संभल के संयम से गुजारा, और अब जैसे कहते हैं अंग्रेजी में फाइनली आउट ऑफ द वुड्स, बीत गया, मतलब मुश्किल वक्त, उससे बाहर आ गए पूरी तरीके से। और क्या दूसरा वर्सेस राहुल क्यों है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की इस मुसीबत के वक्त का कोई फायदा ले पाए कि नहीं ले पाए? इतना तो दिखता है कि खास तौर पर जो स्टूडेंट्स का मुद्दा था बहुत सेंसिटिव था, कहीं का कहीं जा सकता था अगर मिसहैंडलिंग हो जाती, थोड़ी बहुत हुई भी, लेकिन उसको बाय एंड लार्ज कंटेन किया मोदी ने। बाकी सर बताएंगे, और आगे भी उसी दिशा में सोच रहे हैं कि इस पर अब इस सेक्शन के लिए करना क्या है, अगर कुछ इसमें नाराजगी भी है तो वो बात एक ही है। राहुल गांधी अगर आप देखें तो उस इशू को क्या भुना पाए, हमने कई बार चर्चा की इस प्रोग्राम में कि वो उसका क्रेडिट तो कोई और ले गया, और जिन्होंने क्रेडिट लिया वो आज भी एक्टिव हैं, उनकी बात भी हम करेंगे। जो आप देख रहे हैं लगातार स्कूलों में लोग जा रहे हैं, लड़के टोलियां बना करके, सीजेपी वाले, ठीक करो नहीं तो 1 महीने का वक्त है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। एक ने धमकी भी दी कि हमने तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, तुम कौन हो? एक पुलिस वाले को भी धमकाया गया ऐसे। तो वो लोग एक्टिव है, तो उनको मालूम है क्रेडिट हमारे पास आया है, तो लोग अभी हमें सुनेंगे, हमें देखेंगे। तो राहुल जी को क्या मिला? अच्छा, इसी में आज 2-3 अपडेट हैं एक्चुअली सर। एक तो 20 जुलाई वाला जो राहुल गांधी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है अभी अपने लिए, कि 20 जुलाई को लाठीचार्ज जो दिल्ली में स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर हुआ था जब वो संसद कूच कर रहे थे, उसमें दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष आज रखा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, एफिडेविट दिया है। और आज ही जो है किरण रिजिजू जी जो मंत्री हैं, उनका एक इंटरव्यू भी आया जिसमें उन्होंने उस प्रोटेस्ट से जुड़े और दिल्ली पुलिस के बारे में कुछ बातें की। उन्होंने कहा बेसिकली दिल्ली पुलिस का बचाव किया, कि दिल्ली पुलिस ने जो किया मतलब ठीक किया, एक्सेसिव फोर्स भी यूज़ नहीं हुई। उन्होंने कहा कि गोली नहीं चली, किसी की जान नहीं गई, कोई बहुत गंभीर घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती नहीं है, और पुलिस को बल भी तब प्रयोग करना पड़ा जब ऑलमोस्ट उन्होंने तय कर लिया प्रोटेस्टर्स ने कि हम संसद तक पहुंच जाएंगे, तो करना ही पड़ा। तो उन्होंने बचाव किया। पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में यही बताया कि भाई हमारे 250 लोग घायल हुए, तो आप समझ लीजिए परिस्थितियां क्या थीं। और जो आरोप हम पर लगाए गए कि वो लाठी में कील लगा के मारा हमने, या सिविल क्लोज में पुलिस वाले क्यों थे, तो उन सबका जवाब उन्होंने दिया। तो उन्होंने भी ये कहा कि हमने कोई अनुचित फोर्स यूज़ नहीं की है। एक बात तो ये। दूसरा, वो राम मंदिर वाला जो मामला था, उसमें भी आज एसआईटी की रिपोर्ट ट्रस्ट को दी गई है। तो उस मामले में क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई उसमें तो इतना ही देखना था ना यूपी की सरकार को या बीजेपी को, कि किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है। जो जैसा है, जो पाया जाएगा दोषी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब क्योंकि उसमें चंपत राय और नीलेश मिश्रा जी नहीं गिल्टी पाए गए एसआईटी की रिपोर्ट में जो यूपी सरकार ने बनाई थी, तो क्या हम अब ये कह सकते हैं? तो वो मुद्दा भी क्या पीछे छूट गया बीजेपी से? ये सर ये बातें करनी है। राहुल गांधी ने अभी ये जो किरण रिजिजू जी का इंटरव्यू हुआ है, इस पर उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। संसद से आधा किलोमीटर दूर शांतिपूर्ण छात्रों पर पैलेट गन चली, कील लगी लाठियां चली, एक बच्चे की आंख चली गई, एक बच्ची का कान कट गया। इस बर्बरता की तारीफ करें।
मैं उन बच्चों से खुद मिला हूं, हजारों वीडियो देश ने देखे हैं। इस सरकार का मूल मंत्र ही असत्य और हिंसा है। फिर वो आगे लिखते हैं, पूरे सत्र लापता अमित शाह विपक्ष से भागते रहे और प्रधानमंत्री ने आज तक छात्रों से माफी नहीं मांगी है। सच्चाई यह है कि इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा यही दिमाग से खाली लोग हैं, जिन्हें ना अपनी गलती दिखती है ना दिखने पर मानते हैं। ये वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए कह रहे हैं। अब वो क्या कहावत है, क्या सर, वो क्या लकीर पीटते रहे वाली, तो वही हो गया क्या राहुल गांधी जी के साथ? मामला हो गया खत्म और राहुल गांधी जी वहीं अटके। वो उनके साथ बार बार होता है। देखिए, जहाँ तक नरेंद्र मोदी की बात है तो वो उनका जो राजनीतिक जीवन है और उससे पहले का निजी जीवन भी देखिए, मतलब सार्वजनिक जीवन, जब वो स्वयंसेवक रहे, उसके बाद पार्टी में महामंत्री बने, वहाँ गुजरात में संगठन मंत्री रहे, वो हमेशा धारा के विपरीत और एक तरह से कहिए तो लड़कर यहाँ तक आए। कभी समझौता करके जो है वो आगे नहीं बढ़े। विरोध में हमेशा एक बड़ा मजबूत वो रहा। अगर ये मान लिया कि ये सही है तो उस पर अड़े रहे, अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं के सामने भी और सरकार में भी, और सरकार के बाहर 1 लाख से ज़्यादा FIR दर्ज कराई उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद बिजली चोरी की। कौन सा मुख्यमंत्री ये जोखिम ले सकता है आम लोगों के खिलाफ? और गुजरात से बिजली चोरी को खत्म कर दिया। राहुल गांधी का ये है कि जैसे सोडे की बोतल होती है ना, खोलिए, जब ढक्कन खुलता है तो झाग बहुत तेज ऊपर उठता है, उसके बाद सब नॉर्मल। वही है, कोई मुद्दा आता है तो राहुल गांधी दिखाई देते हैं, उसके बाद वो कहाँ हैं आप खोजते रहिए। देश में मिल जाएं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो ये भी संभव है कि देश में मिले ही नहीं। दूसरा, उनके अंदर से वो एंटाइटलमेंट का भाव जाता नहीं। और अगर आप पढ़िए उनके परिवार का इतिहास तो इसी तरह का रहा है, बिना कुछ किए मिलता रहा है। विजय लक्ष्मी पंडित जो कभी स्कूल नहीं गई, वो लंदन में हाई कमिश्नर हो गई, रूस में मॉस्को में एम्बेसडर हो गई, UN में चली गई। और इंदिरा गांधी जब शास्त्री जी की कैबिनेट में सूचना प्रसारण मंत्री थी, सिर्फ 15 साल का ये तय हुआ था संविधान में कि 15 साल तक राजभाषा जो है वो अंग्रेजी रहेगी, 15 साल बाद हिंदी हो जाएगी। 65 में हिंदी को लागू होना था। तमिलनाडु में विरोध शुरू हुआ। इंदिरा गांधी सूचना प्रसारण मंत्री थी, उनके मंत्रालय से कोई मतलब नहीं, चली गई और वहाँ आंदोलनकारियों को आश्वासन देकर आ गई। अच्छा, उनसे इंदर मल्होत्रा ने या किसी सीनियर जर्नलिस्ट ने पूछा, एडिटर ने, कि आपने ये क्यों किया? तो बोली कि मैं प्रधानमंत्री के ऊपर जाकर कुछ भी कर सकती हूँ, मैं लीडर हूँ देश की, सिर्फ एक मंत्री नहीं हूँ। ये कौन सा साल है ये 1965 नेहरू जी के बाद। हाँ, शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। हाँ, तो और उन्होंने इस तरह के कई काम किए। स्वर्ण सिंह को जो है विदेश मंत्री बनाया शास्त्री जी ने, तो उन्होंने कहा मुझसे कंसल्ट ही नहीं किया। अब कोई कैबिनेट मिनिस्टर ये कह सकता है कि प्रधानमंत्री ने अपना कोई मंत्री बनाने से पहले हमको कंसल्ट नहीं किया? तो ये एंटाइटलमेंट का भाव जो है वो DNA में है राहुल गांधी के कि हम इसके लिए एंटाइटल्ड हैं। और उसको उन्होंने दिखाया भी, जिस तरह से ऑर्डिनेंस की प्रति फाड़ी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री को बेइज्जत कर रहे थे। तो अगर वो विरोधी पार्टी के प्रधानमंत्री को, मतलब उनकी जो विरोधी है, उसको अगर अपमानित कर रहे हैं तो उनके लिए कोई नई असामान्य बात नहीं है। उनको लगता है कि हम इसी के लिए बने हैं। तो इसलिए वो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, आप संसदीय इतिहास उठाकर देख लीजिए भारत का। लंबे समय तक तो कांग्रेस ही सत्ता में रही है, दूसरी पार्टियां तो विपक्ष में ही रही हैं। विपक्ष का कौन सा नेता जिसको आप सबसे कमजोर मानते हो, सबसे अयोग्य मानते हो, वो भी इस तरह की भाषा नहीं बोलता हो। वो आपको न संसद के रिकॉर्ड में मिलेगा न सार्वजनिक रूप से। लेकिन उनको लगता है कि ये ही मुझे बोलना चाहिए, ये बोलने का मुझे अधिकार है। तो इसलिए वो उनको कुछ इसमें असहज नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। ये तो उन्होंने न्यू नॉर्मल बना दिया है, जैसे अब ये लिखा ना, ये दिमाग से खाली लोग हैं, इस तरह की भाषा। ऐसा है कि आप वो निरंतर बोल रहे हैं। कुछ भी बना दीजिए, आप अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं तो आपको इस बात का तो असेसमेंट करना चाहिए कि इससे हमको राजनीतिक फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है।
कोई भी स्ट्रेटजी बनाएगा, कोई भी बात बोलेगा, किसी मुद्दे पर कोई स्टैंड लेगा, तो इस बात का आकलन करने के बाद ना कि हमको इसका फायदा हो सकता है ना मिले, आपका अंदाजा आकलन गलत निकल जाए, लेकिन पहले इसका असेसमेंट तो करेंगे आप। राहुल गांधी की बातों से लगता है कि ऐसा वो कभी नहीं करते। हो सकता है उनके मन में आया मोदी के खिलाफ लोग इतने नाराज हैं कि मुझे कड़वे से कड़वा बोलना चाहिए, तब लोग भाई वो दिखाई देना चाहिए ना चुनाव के नतीजे में, कहीं तो दिखाई देना चाहिए। आज भी जो लोग इस सरकार से नाराज हैं उनसे भी बात कीजिए तो कहते हैं मोदी से शिकायत नहीं, इनसे है, इस मुद्दे से है, इस कारण से है, लेकिन मोदी से शिकायत। मैं जो दूसरी बात कह रहा था सर, जो आपने कहा ना कि सोडा बोतल ओपनर वाला जो आपने उदाहरण दिया राहुल गांधी के साथ, ऐसे कि फिज एक बार में आता है, खूब तैश होता है, उस तैश में आते हैं, फिर उसके बाद ठंडा पड़ जाता है। इस बार मुझे रिवर्स लग रहा है, जो मैंने आपसे कहा सरकार के पास ऑफर करने के लिए बहुत होता है, उनसे एक नाराजगी हुई, मान लीजिए जंतर मंतर वाला मामला ही, अब उनको पता है कि भाई क्या क्या करके, क्या क्या दे करके मैं स्थिति को संभाल सकता हूं। राहुल गांधी को यह समझना है कि यह मुद्दा, किसी मुद्दे की भी तो कोई एक्सपायरी डेट होती होगी ना, कोई शेल्फ लाइफ होती होगी ना, होती। अब लोग 20 जुलाई को कब तक याद रखेंगे? आज 20 जुलाई को 1 महीना हो गया, होने जा रहा है, तो क्या, और अच्छा आपको उसमें मिला क्या? झारखंड हो गया तो उल्टा सर पे पड़ गई वो बात। पहले नहीं माने हेमंत सोरेन, कल झुक के और उनको मानना पड़ गया। तो क्या राहुल गांधी ये समझ पा रहे हैं कि भैया मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए इससे? नहीं, वो समझने को तैयार नहीं। उनको लगता है कि जो रास्ता मैंने अख्तियार किया है वही सही है, और एक दिन ऐसा आएगा जब उसका मुझे परिणाम मिलेगा, जब उसका पुरस्कार मिलेगा मुझे, तो ये करते रहना है। वो इस बात से विचलित नहीं होते कि इसका उनको जो नतीजा मिला, जो परिणाम मिला, वो ठीक नहीं मिला, अच्छा नहीं मिला, तो इसलिए उनको लगता है कि बस यही है, यही करते रहो। क्योंकि उनके ऐसा है कि अगर आप किसी से लड़ रहे हैं, आपका कोई विरोधी है, दुश्मन है, तो आप उसकी कमजोरी खोजते हैं और अपनी ताकत देखते हैं। अगर आप ये दोनों नहीं देखते तो आपकी हार तय है। वही राहुल गांधी के साथ हो रहा है। उनकी कोई स्ट्रेंथ है नहीं भाई, पब्लिक लाइफ में उनका कोई अचीवमेंट नहीं है। उनका सरनेम हटा दीजिए तो नॉन एंटिटी हो जाएंगे। कौन जानता है, सिर्फ राहुल नाम हो तो कौन जानता है। लेकिन उनको लगता है कि मेरा जो सरनेम है वही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है, और वो सबसे बड़ा मेडल है। उनको लगता है कि इसी से मुझे सब कुछ मिलेगा। मेरे परिवार को मिलता रहा है, मुझे क्यों नहीं मिलेगा? तो ये जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं, सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं, तो सच्चाई बार बार आपको थप्पड़ मारती है। अब प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को यूथ के लिए बहुत सारी बातें कही थी। वो हम लोग पहले बात कर रहे थे, वो AI की ट्रेनिंग दी जाएगी 1 करोड़ लोगों को। आज चर्चा चल रही थी कि 2 अक्टूबर को शायद कोई बड़ी स्कीम सरकार सोच रही है, कोचिंग वगैरह, फ्री कोचिंग वगैरह को लेकर के। PM बोल ही चुके हैं उसको, कोचिंग वाली बात भी कही थी उन्होंने कहा ही है। जैसे इशूज़ के हिसाब से सौरभ अगर आप देखें तो अभी कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं, स्वाभाविक तौर पे एक ऐसा इशू है जिसने सरकार के ऊपर इतना दबाव बनाया, जिसके चलते सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा हो गया, तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे। उनके नज़रिए से देखें तो उनको छोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन उसमें करना ये चाहिए कि उसमें कुछ नयापन, कुछ फ्लेवर आप ऐड करें, जिससे लोगों को ये लगे कि आप कोई नई बात कर रहे हैं। जैसे झारखंड ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया उनके पोजीशनिंग को, और उसके बाद भी अगर आप उन्हीं फ्रेज, उन्हीं मुहावरे, उन्हीं तरह की बातों को अगर आप लगातार रिपीट करते रहेंगे तो समस्या है। दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केस में देखें तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में सौरभ एक बड़ा फ़र्क ये समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी अपनी कमियों को बखूबी रियलाइज़ करते हैं कि यहाँ पर हमसे ये गलती हुई, या हमें ये करना चाहिए था, हमें ये कमी है हमारे अंदर। पब्लिकली भले ही उसको ना करें, पब्लिक फोरम पर जो कुछ वो कहते हैं वो पॉलिटिकल नैरेटिव के हिसाब से, अंदर खाने अपनी कमियों को, हर कमी को ये लोग, चाहे संगठन की कमी हो, लीडरशिप की कमी हो, किसी डिसीजन में कोई कमी रही हो, इन सारी चीज़ों को स्वीकार करके उसको रेक्टिफाई करते हैं, जिसके चलते आगे आपको नतीजा अलग दिखता है। ये रिसेंट घटनाओं पर भी लागू होती है बात? ये ऑलरेडी लागू हो चुकी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही। जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपने जो सुना 15 अगस्त को, वो तो सुना आपने, उसके पीछे बैकडोर में बहुत कुछ चल रहा है। अच्छा। और उसमें नी जर्क रिएक्शन जैसा नहीं होता, ठीक।
लेकिन उन कमियों को एहसास किया जाता है। जैसे उसमें एक बड़ी चीज़ ये थी कि सीधे सीधे ये डिसाइड किया गया पीएम के लेवल पे, उन्होंने बैठक में, कोर ग्रुप की जो बैठक थी उसमें इस बात को कहा कि पहले पॉलिटिकली रीच आउट के लिए यूथ जिस सेक्शन में आप समझते थे कि 22, 24, 25 के बाद और उससे 40 के बीच में आपका जो रीच आउट का प्रोग्राम होता था, अब वो 16-17 से शुरू हो जाना चाहिए, 16-17 की उम्र से। और उसमें आप कम्युनिकेट करेंगे, इंगेज करेंगे अलग अलग तरीके से, उनकी तरह से, उनकी भाषा में, उनके अंदाज में, जो उनको समझ में आता है उस अंदाज में आप कम्युनिकेट करेंगे। तो ये एक रियलाइजेशन है ना कि अगर ये एक नई चुनौती आई है तो हमको इस पर काम करना है। राहुल गांधी के केस में देखें तो उनको जब झटका लगता है तो अपनी कमियों को देखने के बजाय वो सामने वाले में ही कमी देखते हैं। ये सिस्टम खराब है, इसने बरगला दिया, इनका नैरेटिव खराब है, ये ऐसे लोग हैं, और इसके चलते आप देखें तो उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नज़र नहीं आती है। अब इस तरह की बात कहना कि ये दिमाग से खाली लोग हैं, ये पॉलिटिकली आपके जो ऑलरेडी सपोर्टर हैं उनको तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन क्या बाकियों को अच्छा लगेगा जिनको आपको खींचना है अपने पास? उसको तो दिमाग से खाली कैसे ही कहोगे तुम, जिससे 3 चुनाव हारे हो, मतलब जनरल इलेक्शन जिससे तुम 3 हारे हो, उसको तो कुछ भी कभी निकालो, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, आरएसएस की, व्हाटएवर, दिमाग नहीं है ये तो ये कैसे कह सकते हो यार? और अगर वैसे व्यक्ति से आप हार जा रहे हैं तो फिर आपका दिमाग से खाली आदमी से तुम कैसे हार जा रहे हो? ये भी सवाल है, बिल्कुल सवाल है। अभी कुछ आप भी ऐसी बात बता रहे थे ना कि राहुल गांधी मोमेंट तो क्रिएट करते हैं जिसमें कुछ पब्लिक में भी कुछ एक जाता है मैसेज, लेकिन फिर वो बड़ी जल्दी वीन आउट हो जाता है। क्या है सौरभ जी की, जब हम लोग चूँकि सर्वे एजेंसी हैं, बहुत सारे हम लोग चुनाव कवर भी करते हैं और देखते भी हैं कि किस तरीके से चीज़ें होता है, तो ये हम लोग हमेशा देखते हैं कि कौन सा मुद्दा इतना ऊपर लेकर गया और उस पॉलिटिकल पार्टी अपने लिए जीत के रूप में कैसे परिवर्तित कर रहे हैं। सीजेपी वाले में यदि राहुल गांधी का लगता है कि नहीं मैंने उसमें बहुत इंक्रीज किया, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैंने आपसे बोला था पिछले प्रोग्राम में कि यदि चुनाव का सिलेक्शन हुआ कि राहुल गांधी वहां जाएंगे और बच्चों से वो संबोधित करेंगे और उनसे संवाद करेंगे, तो उसके पीछे का कारण था कि हम लोगों ने जैसे 10 यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे तो अकेला यूनिवर्सिटी था जहाँ पे कुछ राहुल गांधी के लिए ऑप्शन दिख रहा था। तो मेरा मानना था कि वो सिलेक्शन उनका ठीक था, और सिलेक्शन 2 तरह से ठीक था कि चूंकि उत्तर प्रदेश में तत्कालिक चुनाव भी है तो इसको किस तरीके से अपने को इनकेस करना है। लेकिन समस्या क्या है कि आपने चुनाव तो ठीक किया, ये समस्या है, लेकिन उस समस्या के साथ हमारे कार्यकर्ता के साथ और लोगों को कैसे जोड़ा जाए उस पर पार्टी को काम करना चाहिए था। आज के डेट में यदि जनवरी के करीब दिसंबर जनवरी में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पहला एम क्या होता है कि हमें चुनाव जीत कराना है। राहुल गांधी ऐसा सन्यासी आदमी मैंने नहीं देखा कि उस पर वो सोचते ही नहीं, कोई चिंता नहीं, उनको लगता है कि देश की समस्या और उसके लिए हम पैदा हुआ और मैं उसको ठीक करूंगा, कैसे ठीक करूंगा ये नहीं पता उनको, लेकिन इतना जरूर है कि वो सोचते हैं कि मैं बार बार इस चीज़ों को उठाऊंगा, सौरभ जी के बारे में कुछ बोल दूं, देवेंद्र जी के बारे में कुछ बोल दूं, समस्या का समाधान वैसे हो जाएगा। समस्या का समाधान वैसे नहीं होगा, जब आप उस कुर्सी पे जाएंगे तब होगा। तो आप उस कुर्सी पे कैसे जाएंगे, कैसे लोगों से संवाद करेंगे? जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उन्होंने किया तो मुझे भी उम्मीद था कि शायद इस तरह के कुछ और कार्यक्रम हो उत्तर प्रदेश में जहां पे यूथ को ले आने का इनके अंदर कोई सोच होगा। 2 हफ्ते में एक प्रोग्राम करने से कौन सा आप नहीं होता है, तूफान खड़ा कर देंगे भाई। वही है कि इनका संगठन भी अभी काम करना उत्तर प्रदेश में नहीं शुरू किया है। तो आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं पहले तो ये बताना पड़ेगा ना। जब आपको कोई पोजीशनिंग मिलेगा तभी देश में कुछ सुधार कर पाएंगे। तो आप कैसे खाली हैं यही बताना, जैसे प्रदीप जी ने बताया, देवेंद्र जी ने बताया, तो मैं उसमें और इजाफा करूं कि खालीपन यहां पे है उनका दिमाग का, कि वो अपने आप को नहीं समझ पा रहे कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के उस लीडर में हूं जहां पे लोगों के भरोसा है। सर प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी के पास, आपने जैसे कहा ना कि जब आप सत्ता में जाएंगे तब आप सोल्यूशन दे पाएंगे, वो सत्ता में हैं भाई, ऐसा हम कैसे कह देते हैं कि सत्ता में नहीं है। आप जितने भी स्टेट हैं आपके पास आप वहां कुछ मॉडल क्रिएट करके दिखाओ ना। ये आपने जैसे कहा कि भाई राहुल गांधी मैं बदल दूंगा, कैसे बदल दूंगा ये नहीं पता। अब केरल में प्रोटेस्टर लड़का जो है वो घास खा रहा है, मिट्टी खा रहा है, ये तो नहीं, ये लोगों को नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी एग्जैक्टली उसी सिस्टम का हिस्सा है जिसको वो तोहमत देते हैं नरेंद्र मोदी पे। कर्नाटक की सरकार, तेलंगाना की सरकार, हिमाचल की सरकार, क्या कोई यूपी की सरकार बीजेपी के और शासित राज्यों से कोई बहुत अलग चल रही है? क्या वो कोई बहुत क्रांतिकारी बदलाव कर रहे हैं वहां पर? अगर कर रहे हैं तो उनको बताने चाहिए। यही संवाद सेम सिस्टम है।
यही सौरभ जी बताना आपको चाह रहे हैं कि आपको इस सिस्टम को बताना पड़ेगा कि वहां इस तरह की चीजें हो रही है तो हम कैसे बदलाव करेंगे, हमारा विजन क्या है। उनका विजन एक ही है कि मुझे 2 व्यक्तियों को गाली देना है, उनके बारे में शब्द बोलना है, तो पता नहीं चलता कि आपका विजन क्या है। एक ही अलग काम किया है उन्होंने अपने राज्यों में। जब से राहुल गांधी जी ने पिछले 8-10 साल में ये मुद्दा उठाया था, वो है जाति जनगणना। ये उन्होंने बिहार में करवा लिया था, ये उन्होंने तेलंगाना और कर्नाटक में करा लिया। इसके अलावा कोई एक ऐसी डिमार्केटिंग चीज जो अलग करती हो कांग्रेस शासित राज्यों को किसी भी और राज्य से, वो उसके बाद क्या हुआ भाई, किस लिए, मतलब किसी उद्देश्य से कराया ना आपने, उसका फॉलोअप क्या हुआ? उस जाति की जनगणना से पहले जो स्थिति थी और उसके बाद कोई अंतर आया क्या? सरकार की नीतियों में, कार्यक्रमों में कोई एक पॉलिसी स्टेटमेंट ऐसी घोषणा हुई हो जो जिससे पता चले कि देखिए हमने जातिगत जनगणना कराई, उसका नतीजा हमने ये उससे निष्कर्ष ये निकाला और उसके आधार पर ये पॉलिसी बना दी। तो देश के सामने आप बता सकते हैं कि हम देखिए हम जो करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं, हमारे पास अभी छोटा प्लेटफॉर्म है तो हमने उस पर करके दिखाया। लेकिन दूसरी समस्या भी है ना कि देश में जो समस्याएं नहीं हैं ये तो कोई कह ही नहीं सकता है। जी, समस्याएं हैं, गंभीर समस्या है, खासतौर से एजुकेशन में तो बहुत ज्यादा समस्या है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा योगदान तो आप ही की पार्टी का है। 55 साल तो आप ही की पार्टी सत्ता में रही है। ठीक करने का काम आजादी के बाद तो आप ही को जनता ने सौंपा। तो अगर वो ठीक नहीं हुआ तो कुछ तो गलती मानेंगे कि हाँ हमसे भी हुई, हमारी पार्टी से भी हुई, हमारी पार्टी की सरकारों से भी हुई। तो आज जो स्थिति है वो ऐसा नहीं है कि अभी जो है 2014 में शुरू हो गई, उससे पहले एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत परफेक्ट था। आज एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, अच्छा, और वो नेहरू समर्थक हैं, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि नेहरू जी ने IIT, IIM, इसरो सब बनाया, सब दिया। इसरो पता नहीं उन्होंने दिया बाद में, नहीं है ना, IIT बनाया ना IIM। एनीवे, कहा जाता, माना जाता है ना, कन्वेंशनल विजडम ये कि उन्होंने तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाए। तो ये एलिमेंट्री सिस्टम भी तो उन्हीं का दिया हुआ है, ये प्राइमरी स्कूल सिस्टम भी तो उन्हीं का दिया हुआ है। अगेन मैं वही कहूंगा, कौन सा देश में किस, आप अंतर बता सकते हैं अगर अंदर की फोटो खींच के दिखा दी जाए कि कौन से स्टेट का प्राइमरी स्कूल है ये? कोई नहीं बता सकता, सब एक जैसे हैं। सेम फॉर हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल सारे एक जैसे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल की बात यहां लाने वाला हूं 2 विषयों से। पहला, एक तो ये कि सीजेपी की RSS आम आदमी पार्टी बताई जाती है ऐसा ही है ना। तो सीजेपी वाले क्योंकि आजकल ज्यादा वो उसमें है, लाइमलाइट में है, तो एक तो वो। दूसरा, अब आप इस पर बहस कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं मुझे स्कूल बनाने आते हैं, तो उन्होंने वाकई बनाए कि नहीं बनाए, लेकिन वो आदमी आपको कुछ ऑफर तो कर रहा है कि मैं ये अलग करता हूं औरों से। अगेन आप वो जांच का विषय क्या किया, मगर वो आपको कह तो रहा है भाई हाँ मेरे और इनमें ये अंतर है। यहां तो वो भी नहीं है। अब ये सीजेपी वालों में मैं क्यों आ रहा था, अब ये स्कूल घूम रहे हैं सब, आप देख रहे होंगे ये। इसको आप कैसा देखते हैं? अब राजस्थान की सरकार को चिट्ठी निकालनी पड़ेगी भाई किसी को ऐसे बाहरी आदमी को स्कूल में नहीं आने देंगे हम, उस पर भी हंगामा हो रहा है। अब ये कोई कुछ कैओस क्रिएट तो नहीं हो जाएगा इससे? करने की कोशिश है और बहुत बड़ी कोशिश है, बल्कि मैं कहूँगा साजिश है। अच्छा, देखिए सवाल ये है कि किसी स्कूल में समस्याएं हर स्कूल में होंगी, ये कोई कह नहीं सकता कि किसी स्कूल में कोई समस्या ही नहीं है। तो वहाँ पर ग्राम प्रधान है, पंचायत का सदस्य है, अगर अर्बन एरिया है तो कॉरपोरेटर होगा, उसके अलावा नगर निगम होगा, नगर निकाय होगा, MLA होगा, MP होगा और अभिभावक होंगे। जिन बच्चों को समस्या है उनके माता पिता भी तो हैं, उनमें से कोई सड़क पर आ रहा है क्या? तो आप किसका एजेंडा चला रहे हैं, एक बात। दूसरी, 10 सितंबर से फिर वो जंतर मंतर पर आने की बात कर रहे हैं। 10 सितंबर में ऐसी क्या खास बात है? 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है दिल्ली में। अच्छा, तो आप उनके एजेंडे को समझिए। लेकिन किस इश्यू पे आना चाहते हैं इस बार? यही स्टूडेंट्स के मुद्दे पे, एजुकेशन के। ऐसा है कि हमें बार बार कहना पड़ता है कि जितने भी रिजीम चेंज के प्रयास हुए हैं सब उठाते हैं एक जेन्युइन मुद्दा। हाँ। स्कूलों में समस्या है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं ये गलत मुद्दा उठाया इन्होंने,
या झूठ बोल रहे हैं कि स्कूलों में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है कि स्कूल की व्यवस्था ठीक आप करना उसको है। साजिश मान रहे हैं? बहुत बड़ी साजिश मान रहे हैं। और आप दुनिया भर के उदाहरण उठाकर देख लीजिए, इसी तरह से ये जो है इस तरह के आंदोलन शुरू हुए हैं। नहीं, बट इसको ऑन द फेस ऑफ इट तो आप गलत भी नहीं कह सकते ना। जैसा सर ने कहा कि भाई कोई आदमी अगर स्कूल ठीक करने के लिए जाके हंगामा भी कर रहा है तो कोई साथ ही देगा, भाई ठीक बात है। इसकी तुम सरकार स्कूल तक नहीं दे सकती ढंग का, तो और क्या, अस्पताल नहीं दे सकती तो और क्या बचा। तो सर वो जो बात कह रहे हैं ना कि बिल्कुल वो सही है कि जेन्युइन इशू को पकड़ो और सेलेक्टेड जगह में सेलेक्टेड तरीके से उसका एक नरेशन फैलाकर और फिर उसके बाद रिजीम चेंज करने की आप कोशिश करें। जैसे अगर स्कूल चेंज करना सुधार हो तो ये समझ में आता है ना कि भाई आप हर राज्य में, चाहे वो किसी भी शासन का राज्य हो, चाहे अपोजिशन का हो, पंजाब से ही जाके आप शुरू कर दो, पंजाब में क्यों नहीं शुरू कर रहे हो? आपको बीजेपी की सरकार को क्योंकि डिस्टर्ब करना है, इस मकसद से आप कर रहे हैं। लेकिन इशू जेन्युइन है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और जेन्युइन इशू होता है तभी लोगों के बीच में वो जो एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि नहीं यही लोग सिर्फ खराब कर रहे हैं, बाकी चीज़ तो सब बड़ा अच्छा है, तो वो एक क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। जैसे झारखंड में उन लोगों का दिखना, जो जिस प्रकार से वो लोग ऑलमोस्ट पर डे एक्सपोज हुए, उनके हर लोग एक्सपोज हुए, जैसे जैसे तर्क दे रहे थे क्यों नहीं गए क्या नहीं गया, तो वहाँ पर लोगों को ये समझ में आ रहा है कि फिर आपका मकसद ये तो नहीं था। आपका मकसद सिर्फ ये है कि उस जेन्युइन कॉज को उठाकर और फिर उसके सहारे आप क्रिएट करने की कोशिश करें। हाँ, जो भी सरकार हो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी ज़रूरी रहनी चाहिए। जैसे बीजेपी के केस में अगर आप देखें तो अगर आप 12 साल से इस सरकार में हैं तो ऐसे एक्सक्यूज़ नहीं चल सकते। एजुकेशन मिनिस्ट्री में आपको इस तरह का एक क्लीन सिस्टम देना ही था। जैसे कल भी आपने देखा कि यूजीसी नेट को लेकर अगर वो क्या क्वेश्चन प्रिंटिंग में गड़बड़ी हो गई या इस तरह की चीज़, ये सब चीज़ नहीं चलेगा। उसमें आपको अगर आप ये कमजोरी देंगे तो सामने वाले उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सरकार या बीजेपी या इनका सस्पेंड ये है कि ये इनकी कोशिश व्यवस्था सुधार नहीं है, केवल अनरेस्ट क्रिएट करना है। हाँ, तो इसके बारे में तो किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए ना सौरभ। इसके बारे में अगर आप दीपके की लाइनिंग, उनके लोग, उनकी विचारधारा, उनसे जो जुड़े हुए विदेश में, उन सब चीज़ों को देखें तो एकदम से उस पर तो बाकायदा एक पुस्तक आ चुकी है जिसमें बताया गया है कि कैसे आपको ऐसे आंदोलन खड़े करने हैं, किस प्रकार से इनकी पेरेंटेज पे कोई कंफ्यूजन है कि आम आदमी पार्टी से ही है? नहीं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधे सीधे वहीं तो से ऑन रिकॉर्ड है उसमें। नहीं, वो तो ठीक है, वो लड़के सब वहीं से निकले हैं काम करके, लेकिन आज भी क्या वो डायरेक्टेड बाय आम आदमी पार्टी ही है? पूरी तरह से वहीं से आइडिया मिल रहा है, वहीं से बताना चीजें चाहूंगा कि वो क्यों आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है। आम आदमी पार्टी का राजस्थान का प्रॉब्लम है, जाकर जयपुर पे करना चाहिए था। झारखंड का प्रॉब्लम है तो रांची में करना चाहिए था। लेकिन वो बार बार जंतर मंतर पर क्यों आते हैं? उसके आने के पीछे के कारण है कि आज भी आम आदमी पार्टी का बेस दिल्ली में काफी अच्छी है और वहां से वो बच्चों को उठा लेते हैं, अपने आंदोलन कर लेते हैं, जिसका सपोर्ट आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मिल जाता है। तो उनके आंदोलन दिखता है। आप जाकर राजस्थान में ठीक है बच्चों को लेकर आए, लेकिन आप राजस्थान के जयपुर में जाकर आंदोलन कर लीजिए, मुझे 100% गारंटी है कि उनके पास 1000 लोग नहीं पहुंचेंगे। तो ये समर्थन देता है कि ये जगह बीजेपी के खिलाफ कर रहा है तो और लोग बीजेपी के जो विरोध में वो आ जाएंगे, नहीं मैं कह रहा हूं इनके साथ और लोग आ जाएंगे। दिल्ली में भी तो और लोग आ गए। हाँ, तो सरब रहता है नहीं भाई, बीजेपी की सबसे लंबे समय से सरकार गुजरात में है, तो वहां जो खामियां बताई कि आप इतने साल में 30 साल में आप नहीं बदल पाए कुछ, तो आंदोलन तो वहां से शुरू करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो गुजरात को बनाना चाहिए। तो गुजरात क्यों नहीं जा रहे हैं आप? या आप ये कहना चाहते हैं गुजरात में सब ठीक है? गुजरात में एजुकेशन सिस्टम में कोई समस्या नहीं है, स्कूलों में, अस्पताल में कोई समस्या नहीं है। आपका तो नीति की बात नहीं, नीयत की बात है। नीयत खराब है। तो चलिए मान भी लें कि इनका टारगेट बीजेपी ही है, जो आप सब कह रहे हैं कि बीजेपी के ही खिलाफ इनको करना है। नहीं सही बात है, तो झारखंड में चले जाते वो तो, लेकिन अब बीजेपी ही इतने राज्यों में है, मतलब दिखता ही 12 साल से आप देश में हो, इस वक्त आप 20-22 राज्यों के अंदर हो, तो भाई ठीक है, वो कहेंगे भाई और किसके खिलाफ करें, इन्हीं के खिलाफ करना पड़ेगा हमको अगर व्यवस्था परिवर्तन भी। बात यह है कि क्या इनको लोगों के बीच ट्रैक्शन मिलता है, लोगों को ये लोग समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं, आम लोग को? सौरभ जी, बार बार इनका आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक पंजाब का चुनाव नहीं हो पाएगा। आप ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। मैं बार बार चुनाव पे अभी नहीं आपसे करना कि मेरा कहीं है कमिटमेंट कि भाई वहां पे करना। पंजाब का चुनाव आज के डेट में जिस तरीके से दिल्ली का चुनाव था पिछला, उसी स्थिति में होते हुए दिख रही है।
कि वहां पे ये पोजीशन बन सकता है कि आम आदमी पार्टी की सत्ता आदि जा भी सकती है। हंग असेंबली के ऊपर तो मैं कन्फर्म हूं कि ये आज के डेट में बन रही। जब इस स्थिति में आने पे तो वो उलझाना चाहते हैं बीजेपी को कि आप दिल्ली में उलझिए। एक सीजेपी का आंदोलन था जहां पे वो एग्रेसिव होकर आगे बढ़े और उनको थोड़ा समर्थन भी मिल गया, परिस्थितियां चाहे जो भी रही हो। तो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली तक रोकना चाहते हैं कि आप पंजाब तक ना जाए। ये थोड़ा सिंपलिस्टिक नहीं है मनोज जी? वैसे इतना सारा हंगामा खड़ा हो गया देश में, सिर्फ पंजाब के लिए, पंजाब के इलेक्शन सिर्फ पंजाब बचाने के लिए मैं बता रहा हूं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को पंजाब तक नहीं ले जाने के लिए आम आदमी पार्टी किसी भी स्तर पे जाएगी, किसी भी स्तर पे जाएगी, चूंकि उसका एक ही बेस अब बचा हुआ वो पंजाब है। और जिस दिन पंजाब चुनाव आम आदमी पार्टी हार गई तो आपको बता दे रहे हैं पंजाब में तो कांग्रेस से लड़े, कांग्रेस की कमी बतानी चाहिए। कांग्रेस में तो 5 ऐसे ही गुट बट गए हैं, तो उनको पता है कि हमारे लिए वो बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। जब बीजेपी से हमारी लड़ाई है तो यदि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो यदि हम उससे टूटते हैं तो हम बीजेपी के वोट नहीं देंगे, हम जब भी देंगे आम आदमी पार्टी का। तो दोनों में वोटों का डिवीजन है। अगेन फिर अब मैं राहुल गांधी को लाता हूं, फिर तो राहुल गांधी ठीक की असेसमेंट ठीक साबित हुई जंतर मंतर पर ना जाने की। सभी लोग अब ये कह रहे हैं कि इनका टारगेट बीजेपी ही है, और पीछे अगर अरविंद केजरीवाल हैं तो अगर दूरी बनाई उससे राहुल गांधी ने तो ठीक ही किया। नहीं, बात दूरी बनाने की सिर्फ नहीं है, आपकी सोच की, आपकी पॉलिसी की है। आपने दूरी तो आम आदमी पार्टी से भी बनाई थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से भी बनाई थी, बल्कि उसके दूरी क्या, उसके खिलाफ ही थे। लाठीचार्ज जो हुआ स्वामी रामदेव पर और उसके अलावा जो कुछ हुआ वो तो उनके खिलाफ ही थे आप। और उसके बाद जब वो 2015 में जीत गए, बड़े बहुमत से जीत गए, तो राहुल गांधी का आप बयान याद कीजिए, कांग्रेस मुख्यालय में लोगों ने पूछा कि इसका रिजल्ट का क्या असर हुआ। उनका आम आदमी पार्टी से हमको सीखना चाहिए। अच्छा, ये बयान राहुल गांधी का कैमरे पर है। तो सीख गए? तो ये उनसे पूछना चाहिए, सीख गए भाई? आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए। तो कल को अगर पार्टी बन जाए सीजेपी और एक राज्य में बन जाए सरकार, तो कहेंगे इनसे सीखना चाहिए। तो किस से सीखेंगे? किसी से तो सीखें भाई। मोदी ने क्या सीखा सीजेपी से? मोदी, देखिए, केवल बात मोदी की नहीं, इस पूरी पार्टी की है। बहुत फास्ट लर्नर है। वो सफल हो असफल हो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन वो तुरंत परिवर्तन करते हैं। और मैं बार बार उदाहरण 1984 का देता हूं। उसके बाद जो किया पार्टी ने, 2 सीट पर आने के बाद पूरी पार्टी बदल दी, विचारधारा बदल दी। गांधीवादी समाजवाद से फिर एकात्म मानववाद पर आ गए और अपने सबसे लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी को अध्यक्ष पद से हटा दिया। ये कोई मामूली परिवर्तन नहीं है। वो कह सकते थे अरे भाई ठीक है, लहर थी, इंदिरा जी की हत्या के बाद सहानुभूति थी, इसलिए हार गए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जैसे चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए, ऐसा नहीं किया। तो उदाहरण तो देते हैं कांग्रेस के लोग भी, दूसरे भी, कि बीजेपी भी 2 सीट पे चली गई थी, फिर सत्ता में आ गई, लेकिन 2 सीट पर जाने के बाद बीजेपी ने क्या किया इसकी बात नहीं करते। तो ये बीते 2.5-3 महीने से भी सबक ले लिए बीजेपी ने, वो दिख रहा है निश्चित रूप से। हम ये नहीं जानते कि कितनी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन सबक तो लिया है। परिवर्तन कर रहे हैं, कोर्स करेक्शन की कोशिश हो रही है और नई चीज करने की कोशिश हो रही है। तो ये तो समझ में आ गया, समस्या समझ में आ गई है, उसका समाधान कितना निकाल पाएंगे वो बात की बात है। सरकार में कहीं आपको या बीजेपी जब आप बात करते हैं सीनियर लेवल पर, ये जो एजिटेशंस वगैरह हैं अभी कहीं अचानक से आ जाती है। हमारे देश में सीजन होता है हर चीज़ का। अब अचानक से सड़कों पर कहीं कोई स्टूडेंट बैठा है, कहीं कोई बच्चे बैठ गए, कहीं कोई आज पटना में मांग शुरू हो गई तो वहाँ आंदोलन हो गया। तो ये सब चलता रहेगा क्या, ऐसा लगता है? मतलब वो एक फेज चलता है, जो बात आप कह रहे हैं ना, तो इस जोन से बाहर आना, पब्लिक नरेशन, वो बहुत ज़रूरी है सरकार के लिहाज से भी अगर आप बात करें तो, कि ये कंटिन्यूटी में नहीं होना चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब कोई एक और बड़ी चीज़ हो। उस बड़ी चीज़ के बाद आप इस तरह के नरेशन को पीछे छोड़ पाएंगे। तो उस बात को लेकर तो निश्चित तौर पर वो एक कंसर्न नज़र आता है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो आप लोकसभा चुनाव के बाद सौरभ जितने राज्यों में चुनाव हुए, अभी अभी बंगाल में, असम में, वहाँ यूथ नहीं थे, वहाँ लोग नहीं थे, तो जनता तो साथ है, वो तो दिख रहा है। ये अचानक से एक माहौल आया
और इस तरह का माहौल जब आया तो आपके सामने इतना बड़ा चैलेंज आ गया, उससे निपटना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और अभी जो काम नजर आ रहा है सौरभ, जैसे सोशल मीडिया टीम को बदल देना, नए लोगों को लेकर आना, ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं कि उसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का हिस्सा है। कि आज खास तौर पर उसमें यह देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर अगर कोई बहुत मैन्युफैक्चर्ड कैंपेन चला दे और आप उसके सामने इस रूप में लाचार हो जाएं, तो इसको कैसे, किस तरीके से निपटना है? सरकार के स्तर पे जो चीजें होनी चाहिए उसके लिए फ्रेमवर्क वो तय किया जा रहा है, संगठन के स्तर पे उस काम को किया जा रहा है। मनोज जी, फाइनल कमेंट आपका पूरा शॉर्ट ही। 7 राज्यों में चुनाव है, सरकार करा रही है, एक साथ चुनाव आयोग, माफ कीजिएगा, करा रहा है। कोई एक आधा तो बताइए कांग्रेस के लिए अच्छा जहां से आता हो। ये राहुल गांधी बता पाएंगे। ये काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए बता पाना कि उनके लिए सबसे क्या है। जहाँ पंजाब राज कौन सा दिख रहा है इस वक्त? मुझसे पूछेगा तो पंजाब ज़्यादा उनके लिए बेहतर था, उस पर कोशिश करनी चाहिए थी। जहाँ वो नहीं कर पा रहे हैं, वो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि एक बार पार्लियामेंट जीत लें, स्टेट तो आ जाएगा। स्टेट के ऊपर उनका छोटे मोटे जीतेंगे तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं कहीं ना छोटे मोटे चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देते हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि शायद उस पर वो अपना केंद्रित करके रखें कि मुझे 2 ही लोगों को हराना है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को। और जब वो 2 हार जाएंगे तो देश में एक बड़ा परिवर्तन आएगा और सारे लोग मेरे साथ रहेंगे। चलिए सर, बाकी उन्होंने डिक्लेयर तो कर ही दिया है, वो दिमाग बता दिया, दिमाग से खाली हैं सभी। सर बहुत शुक्रिया इतने सौरभ कि दिमाग से खाली लोगों से हार जाना, फिर सामने वाले का दिमाग कितना खाली। इसीलिए डिस्क्लेमर चलाता हूं मैं प्रोग्राम की शुरुआत में रोज। बहुत धन्यवाद प्रोग्राम बनाने के लिए।